हेलो स्टूडेंट्स। सो द लॉन्ग अवेटेड क्रैश कोर्स ऑफ बीकॉम जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो हमारा जो पहला लेक्चर रहने वाला है टैक्सेशन का, उसमें सबसे पहले जो है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपके किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है। यानी कि हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है। सो अभी हमारा पढ़ने का स्ट्रैटेजी कैसा होगा। हमारे सिलेबस में जो डायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स है जिससे वेटेज ज़्यादा है और कुछ चैप्टर्स है जिससे वेटेज कम है। कुछ चैप्टर्स है जहाँ से थियोरिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल, यानी कि कुछ चैप्टर्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर आप पहला देख सकते हो यूनिट 1, हमारे पास जो यूनिट 1 है यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये जो है 10 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स, हेड्स ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर वगैरह वगैरह, ये थियोरी पोर्शन कवर्ड है। पर हमारा इनकम टैक्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थियोरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है। अभी देखो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप अदर चैप्टर्स देखो, जैसे कि आप पकड़ लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर आप पकड़ लो अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या फिर अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप अदर कोई भी थियोरी सब्जेक्ट पकड़ लो, वहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग जिनको रट्टाफिकेशन का स्किल आता है, रट्टाफिकेशन यानी कि याद करने का स्किल, एंड लैंग्वेज बना के राइटिंग स्किल जिनका अच्छा होता है, वो लोग वहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ पेपर्स ऐसे जैसे अकाउंटेंसी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वहां पे क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतना बनता है कि किसी बंदे का अगर मतलब नंबर का या कैलकुलेशन का या फिर प्रैक्टिकल चीजों का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है तो वो लोग वहां पे अच्छे स्कोर कर लेते हैं। पर टैक्सेशन ऐसा पेपर है ना, यहाँ पे घंघोर थियोरी भी है एंड इसके साथ साथ प्रैक्टिकल सम्स भी है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है, जो इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग भी बनाता है एंड चैलेंजिंग भी बनाता है, कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल्स को बिना थ्योरी के सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यानी कि ये जो हमारे पास इनकम टैक्स, ये जो है इनकम टैक्स 1961, इस सब्जेक्ट में जितने एनर्जी और जितने जोश के साथ आपको थ्योरी पढ़ना है, उसने ही एनर्जी के साथ, उस सेम पावर के साथ, उतने सेम फोकस के साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करने आना चाहिए। यानी कि दोनों में से कहीं भी कंजूसी नहीं चलेगा। तो सर ये जो 10 नंबर का थ्योरी आने वाला है सर, ये फिर पहले पढ़ ले। देखो अभी ये जो 10 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, ये मैं ऐसे करवाऊंगा कि जिस सब्जेक्ट में जिस थ्योरी का सिग्निफिकेंस होगा मैं वहां पे आपके साथ पैरेलली डिस्कस कर लूंगा। इससे क्या होगा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो है बोरियत फील नहीं होगी। ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर। सो जितने ही एनर्जी के साथ हमें थियरी करना है, उतने एनर्जी के साथ ही हमें प्रैक्टिकल्स भी बनाने हैं। आई होप आई मेड दैट पॉइंट वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ हमारे पास जो चैप्टर है यूनिट 1 में, थियरी के अलावा हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस है, एंड ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है। क्या है, क्यों है, अभी कुछ मिनट में आपको पता चलेगा। ठीक है। नाउ इसके बाद यूनिट 2 है जहां पे एग्जेम्पशंस है और उसके बाद एग्रो इनकम है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा विच इज आफ्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद यूनिट 3 में हमारा सबसे एग्जॉस्टिव टॉपिक हेड्स ऑफ इनकम, ये सारा जो है 25 मार्क्स का आने वाला है। सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम यहां से स्टार्ट होता है, जिसका पहला मुद्दा रहेगा सैलरी। ठीक है। तो सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईफॉस, ये पांचों जो है आपका इनकम टैक्स का पिलर्स है। जैसे 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, जैसे यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम है एंड दिस इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो जैसे जैसे हमारा डिस्कशन जो है आगे बढ़ेगा, हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सर तो सर आप 55 मार्क्स वाला यूनिट को पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो सर? आप यूनिट 1 जहां से बस 5 नंबर आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस से, ये क्यों स्टार्ट कर रहे हो? अभी देखो ये क्वेश्चन आपके मन में आना स्वाभाविक है। ठीक है। बट समझो, आप पहले ABCD पढ़े या फिर डायरेक्ट ऐसे राइटिंग करने लगे? या आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर, राइट? सो पहले जो है आपको ABCD से स्टार्ट करना है,
एक बार वहां से आपका कमांड आता है तो फिर आप वर्ड्स लिखना सीखते हो, फिर आप पढ़ना सीखते हो, फिर फाइनली आप जो है एसेज लिखना सीखते हो, राइट। तो आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप एडवांस कंसेप्ट्स में जा सकते हो। यानी कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से सैलरी स्टार्ट कर देगा और वहां पे आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस सैलरी का ब्लेंड पूछ लिया, तो यू विल बी लाइक सर मेरे को तो पता ही नहीं है रेसिडेंट कौन होता है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड इसके बाद जैसे जैसे मैंने बोला यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है इसी सीक्वेंस में हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं एग्रो इनकम खत्म करवाने के बाद सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी करवाऊंगा, फिर सैलरी करवाऊंगा, ठीक है, एंड उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारा जो है स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है। नाउ ये क्रैश कोर्स रहेगा, बट जितना भी क्रैश कोर्स बोल लूं, अगर मैं आपके साथ इनकम टैक्स डिटेल में चर्चा नहीं करूं तो मेरा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। मेरा नुकसान ये है क्योंकि मेरे को टैक्स पढ़ाना पसंद है, और मैं कहीं भी कंजूसी करूंगा तो मेरे को दिल से बुरा लगेगा। आपका नुकसान कहाँ है कि सर ये टॉपिक में तो आप कंजूसी कर दिए, हमें समझ नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपका बुरा नहीं चाहूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू मेक श्योर सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले आपके पास नोटबुक होना चाहिए, यानी कि जो नोट मैं बना रहा हूं जैसे ही आपको कॉपी करने बोलूं पैरेलली आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए, ठीक है। अदर देन दैट जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसका पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास के दौरान नोट्स नहीं बनाएंगे। I think I'm making a very clear point here. So you'll have to keep your notebooks. You'll have to use two colored pens. एक for heading and दूसरा for the content. Other than that आपको proper formatting maintain करना है. So keep your scales with you. ठीक है? And obviously calculator तो रखना ही है साथ में, क्योंकि मैं आपको calculator tricks भी बताऊंगा जिससे आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है बढ़ जाएगा। सर क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर चलेगा? नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब जो है आपका कोऑपरेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएंगी जो मैं नहीं चाहता। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग समझते हैं कि टॉपिक है किसके बारे में और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अभी देखो रेसिडेंशियल स्टेटस, ये शब्द में मेरे को एक शब्द दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो रेसिडेंशियल में मेरे को रेसिडेंट दिख रहा है। तो यहां से सवाल आता है मेरे मन में और आपके मन में भी आना चाहिए कि सर रेसिडेंट क्या होता है। अभी क्या सिंपल सवाल लग रहा है आपके मन में, तो तुरंत आंसर आ गया, सर रेसिडेंट मतलब नागरिक। हम इंडिया के नागरिक है सर, हम यहाँ के देशवासी, राइट। हम रेसिडेंट, आप रेसिडेंट, हम लोग सब रेसिडेंट। पर क्या यही है रेसिडेंट? अगर इतना आसान होता तो इसके ऊपर चैप्टर बनता ही नहीं। अगर हम लोग सब रेसिडेंट है तो कोई मतलब ही नहीं बनता था ना। तो सर अगर रेसिडेंट नागरिक होता है तो सिटीजन कौन होता है? सोचो, लगाओ दिमाग। तो सर क्या रेसिडेंट सिटीजन सेम होते हैं? अभी जैसे ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, तो क्या है ना, अभी हमारे जेनजी लोग जो है ना वो ओवर थिंक कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ ही आंसर्स पॉपअप होते हैं। हाँ, क्वेश्चन पॉपअप नहीं होता है, ये भी एक खूबी है, बट हाँ आंसर्स पॉपअप जरूर होते हैं। तो क्या सर रेसिडेंट सिटीजन एक है या अलग अलग है? देखो समझाता हूँ, सवाल बहुत किया, जवाब भी दे देता हूँ। देखो, बाय सिटीजन वी मीन समवन हु हैज गॉट द वोटिंग राइट्स, हु हैज गॉट द वोटिंग राइट्स। बाय रेसिडेंट वी मीन who is liable to pay tax, who is liable to pay tax। कहां पे? इन अ कंट्री। तो सर वोटिंग राइट्स कहां? वर्ल्ड में? नहीं नहीं, यहाँ भी कंट्री, इन अ कंट्री। डिफरेंस दिख रहा है? समझाता। मान लो हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है आयुष। अभी आयुष जब छोटा था ना, तो आयुष का बर्थ जो है ना वो इंडिया में हुआ, कोलकाता में। आयुष ने अपना पूरा स्कूलिंग जो है कोलकाता से खत्म किया,
स्कूलिंग के साथ साथ आयुष ने अपना कॉलेज भी कोलकाता से खत्म किया, यानी कि हायर एजुकेशन। जब आयुष कॉलेज में थे तब उनका जो है यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह जो चाहिए होता है, ठीक है, ये सारा चीज जो है आयुष का बन गया था, ठीक है। एक बार जब आयुष कॉलेज से पास करता है तो आयुष बोलता है कि यार अब इंडिया में मजा नहीं आ रहा है मेरे को, चलो अब्रॉड चलते हैं, ठीक है। तो आयुष अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा बहुत हो गया इंडिया, अब मैं इंडिया से बोर हो गया हूँ, अब मेरे को जाना है अब्रॉड, मैं अब्रॉड में नौकरी करूंगा और किसी गोरी से शादी करूंगा, ठीक है। तो आयुष अपना चला गया अब्रॉड, मान लेते हैं आयुष चला गया दुबई। अब आयुष जो है लास्ट 10 साल से दुबई में है और फॉर्चुनेटली अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहे हैं। अभी देखो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, अगर किसी को लगे कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, आप काइंडली वीडियो का स्पीड एडजस्ट करो, ठीक है ना, कि हो सकता है कि मैं जिस स्पीड में बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग उस स्पीड से ना हो रही हो, तो अब वीडियो का स्पीड एडजस्ट करें। हाँ, तो आयुष चला गया दुबई, आयुष लास्ट 10 साल से दुबई में है, अच्छा खासा कमा रहा है। अभी आयुष का जो मंथली पैकेज है वो है, मान लेते हैं मंथली पैकेज कितने का होगा आयुष का दुबई में, मान लेते हैं 30 LPM, 30 lakhs पर मंथ। तो अच्छा खासा बंदा कमा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ से मेरा आपसे सवाल है, क्या सवाल है कि सर, मतलब सर नहीं, आप बताओ स्टूडेंट्स, कि क्या आयुष हमारा इंडिया का सिटीजन है? क्या आयुष इंडिया का सिटीजन है? सर ये क्या सवाल हुआ? चलो ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। आयुष जो है ना हर साल आता है इंडिया में वोट देने के लिए, वो 10 साल से दुबई पड़ा हुआ है, बट जैसे ही वोटिंग का टाइम आता है आयुष जो है हमारा दुबई से इंडिया आ जाता है वोट देने के लिए। अब बताओ, क्या आयुष दुबई इंडिया का सिटीजन है? तो सर आपने तो बोला था सिटीजनशिप गिव्स अस द वोटिंग राइट, तो आंसर इज यस, आयुष इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट दूसरा सवाल, सर क्या आयुष इंडिया का रेसिडेंट है? क्या आयुष इंडिया का रेसिडेंट है? तो सर इंडिया का अगर रेसिडेंट हुआ तो इंडिया में आयुष को टैक्स देना होगा। आंसर इज यस, बट दिस इज पार्शियली करेक्ट। तो आयुष इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, ये आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बंदे का, यानी कि इस केस में इंडिविजुअल जो है हमारा आयुष, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है कैसे निकालते हैं, तो ये जो चैप्टर है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, दिस डील्स विथ द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी, द रूल्स एंड प्रोविजंस of income tax act in order to determine whether someone is a resident of India or not a resident of India. So अगर कोई बंदा resident of India होता है तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है, ये अगले चैप्टर में डील करेंगे, जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस का ये दूसरा पार्ट है, विच इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बट दिस चैप्टर इज सोलली कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। तो सर आपने बोला कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। तो आई थिंक ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसका मैंने आपको एक फेयर आइडिया, फेयर व्यू एक दे दिया। तो आई होप कि इतना चीज जो है आपको समझ में आ गया ना। समझ में आ गया सबको? बढ़िया, मजा आया? चलो ठीक है, अब समझ में आ गया तो मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे को बताओ पर्सन क्या होता है? व्हाट इज अ पर्सन? अभी मन में आ रहा होगा कि सर क्या ही पूछ रहे हैं, सर क्या खा के आगे क्लास में, पर्सन क्या होता है सर, में हम लोगों से पूछ रहे हैं, सर को नहीं पता क्या पर्सन का मतलब क्या होता है? दादा सर को पता है सर, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। तो
क्या लगता है पर्सन मतलब क्या है? हम आप पर्सन है, हाँ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सन, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो भी पर्सन, ठीक है। मेरे को बताओ कि मेरे जस्ट मैं जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बगल में एक फर्म है, ठीक है, एक सीए फर्म है। सीए फर्म का नाम मान लेते हैं है एबीसी एंड एसोसिएट्स। इस सीए फर्म के बाजू में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस है, उसका नाम है एक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और जस्ट उसके एक फ्लोर नीचे एक और ऑफिस है जिसका क्या नाम है, राजू एंड बाबूराव एचयूएफ। हाँ तो सर अब क्या करें इसका, मेरे को बताओ क्या ये पर्सन है? सवाल समझ में आया? आपने बोला कि सर मैं पर्सन, आप पर्सन, हम दोनों पर्सन, सब चंगा से। बट मेरा सवाल ये है कि क्या ये सीए फर्म एबीसी एंड एसोसिएट्स, क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये एचयूएफ राजू एंड बाबूराव एचयूएफ, क्या ये भी पर्सन है या ये पर्सन के दायरे से बाहर है? तो देखो, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पर्सन इज नॉट जस्ट इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स ने क्या किया, पर्सन का परव्यू को बढ़ा दिया, यानी कि पर्सन का एक डेफिनेशन दिया। मैं समझाता हूं। तो पर्सन जो है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कुछ, समझिए। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म या फिर एलएलपी। एलएलपी पता है आपको, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी एओपी या फिर बीओआई। सर एओपी बीओआई क्या होता है? एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एंड बीओआई स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एनी कुछ भी कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन, यानी कि एक एचयूएफ, एक इंडिविजुअल, एक एलएलपी, यानी कि दो एचयूएफ एक इंडिविजुअल, ये लोग मिलके ना आपस में कोई एक बिजनेस वेंचर प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बीओआई में क्या होता है, यहाँ पे बस इंडिविजुअल होना चाहिए, अदर देन इंडिविजुअल कोई भी साथ में मिलकर धंधा नहीं चला सकता, ठीक है। एक शॉर्ट डिफरेंस बता दिया तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है सर? ये होता है आपका म्यूनिसिपैलिटी। एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर ये क्या चिड़िया का नाम है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है कि एनी पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, ठीक है। तो एजेपी इज एनी पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, हम लिख देते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो पर्सन का डेफिनेशन ये है, समझ में आया? तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं किसी पर्सन का। अब इस पर्सन का मतलब बस हम आप इंडिविजुअल नहीं हुए, हमारे अलावा एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये सारे का जो है रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं हम लोग यही सीखेंगे। तो सर इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, 5 नंबर पूछेगा? अरे देखो ऐसे देख के लग रहा है आपको बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे सबसे ट्रिकी है इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। अगर आप ये सीख गए तो ये सब आसान है, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर आप ये सीख जाते हो तो ये सब अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। रूल्स सिमिलर है। तो सर हम लोग अब एक बार अभी तक मैंने जो भी बताया उसका एक ब्रीफ करता हूँ। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के क्या होगा सर? तो देखो अगर कोई हमारा रेसिडेंट है, यानी कि उसका टैक्सेबिलिटी इंडिया में होगा या नहीं होगा, या पार्शियली होगा या फुल्ली होगा, वो आगे पढ़ेंगे। बट रेसिडेंट मीन्स एनीवन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अ कंट्री। अब लायबल टू पे टैक्स कैसे आएगा वो बात का बात है। तो किसका सीखेंगे? पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे, ठीक है। पर्सन कौन होता है? ये होते हैं पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनका जो है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है ना। आगे बढ़े। हाँ
समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछे कोई कि भैया पर्सन कौन है, तो आपको ये डेफिनेशन तैयार रखना है, और इससे जो है आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, डिफाइन पर्सन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालें, कैसे पता करें कि कोई इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि रेसिडेंट होगा तभी उसका गला पकड़ेंगे टैक्स निकालने के लिए। तो सर पता कैसे करें कि बंदा रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है? तो देखो, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉज दिए। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस है, इसमें ये इसका जो मतलब डीलिंग सेक्शन है, दिस इज डेल्ट बाय सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 में, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6, हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सर ये सब क्या लिख रहे हैं, अब हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, सेक्शन इज नथिंग जस्ट नंबरिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग सेक्शन 6 के अंदर का ये सारा प्रोविजंस पढ़ेंगे। अभी जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग को समझ में आएगा कि कितना आसान है। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी सीखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड दिस इज डेल्ट बाय सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो देखो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, देखो मैं लीगल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉफ्ट लैंग्वेज में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, देखो इट सेज कि एन इंडिविजुअल, हम लोग सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे इंडिविजुअल का, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सीख जाते हो तो बाकी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो सेक्शन 6 क्या बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी, सर लिखें इसको, हाँ लिखो साथ में, इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfies any of the following conditions. तो an individual is said to be resident in India if he satisfies any of the following conditions. अब देखो, तो सर इफ ही सेटिस्फाइड शी क्यों नहीं हुआ? तो देखो भावुक मत हो जाओ, ही इंप्लाइज शी, ही इंक्लूड्स शी। ठीक है, तो जो आपके अंदर का फेमिनिस्ट है उसको साइड में रख लो अभी के लिए। तो यहाँ पे ही बोल रहा है तो इट इज इंप्लाइड कि ही और शी एक ही है। ठीक है ना? हाँ, तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आगे जो भी कंडीशन आने वाली है उसमें से अगर आप एक भी सेटिस्फाई कर देते हो तो हम लोग बोलेंगे कि आप रेसिडेंट इन इंडिया हो। ठीक है, तो क्या है कंडीशन? तो सबसे पहला कंडीशन है वो दिया हुआ है हमारा सेक्शन 6, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसके सब सेक्शन 1 में, और जो पहला कंडीशन है दिस इज क्लॉज ए। ये बोलता है कि अगर इफ अ पर्सन stays in India, यानी कि इंडिया में वो है फॉर कितना 182 डेज और मोर, यानी कि सर अगर 182 डेज है तो भी चलेगा, हाँ 182 डेज है फिर भी चलेगा। सर 183 डेज है मेरा तो क्या होगा, हाँ तो भी चलेगा। सर 181 डेज रहा है तो नहीं चलेगा, 182 डेज और मोर। ठीक है, तो इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया
इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर आप ये तीन चीज कर रहे हो, यानी कि यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर स्टेइंग इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब आपको हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू आर द रेसिडेंट इन इंडिया। तो हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी द रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आई होप समझ में आए। यानी कि अगर आप इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। ये हमारा पहला कंडीशन है। अब इसके बाद और है, देखो बोला है आइदर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि एक और कंडीशन है, दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सर बी कहाँ गया? बी नहीं है, ठीक है। इसमें बोलता है कि इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर during the previous year, during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year। सर ये सब क्या लिख दिया सर, हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, बताते। तो कंडीशन क्या है कि इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज और मोर, यानी कि आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रह रहे हो, एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो सर ये क्या चक्कर है, समझाते। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो देखो अभी ये कंडीशन समझाने के लिए आपको समझना है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो देखो मैं समझाता हूँ, आसान चीज है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर होता है, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो कि 12 महीने का होता है, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च तक। एंड जिस साल आप टैक्स का असेसमेंट करते हो एंड पेमेंट करते हो, ये असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन, यानी कि जिस साल आप टैक्स का असेसमेंट करते हो एंड पेमेंट करते हो। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक ईयर जो है आपका असेसमेंट ईयर है। तो सर हम लोगों ने ना इस साल यानी कि लास्ट हमारा 2024-25 में हम लोगों ने टैक्स का पेमेंट किया था सर 31 जुलाई को, तो हाँ वो आपके लिए असेसमेंट ईयर हुआ। तो असेसमेंट ईयर समझ में आया कि असेसमेंट ईयर जो है एक पीरियड 12 महीने का है, 1/4 को स्टार्ट होता है, 31/3 को खत्म होता है। एंड ये वो साल है जिस साल आप इनकम टैक्स का पेमेंट करते हो एंड असेसमेंट करते हो, यानी कि आप कैलकुलेट करते हो कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है आपके इनकम पे, एंड अब वो पैसा जो है सरकार को पे कर देते हो एज एन इनकम टैक्स। तो अब सवाल ये है कि सर आप जो टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स का असेसमेंट जो है आप कर रहे हैं, तो ये टैक्स कहाँ से आ रहा है? आपने इनकम जनरेट किया होगा तभी तो टैक्स आया होगा। तो आप इनकम जनरेट कब कर रहे हो? तो देखो इसके लिए बोला कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, एंड ये होता है जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। एंड ये जरूरी नहीं है कि 12 महीने का ही हो, यानी कि मे और मे नॉट बी ऑफ 12 मंथ्स। तो आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करोगे एंड असेसमेंट ईयर में आप टैक्स दोगे। एग्जांपल से समझाऊं,
तो देखो हमारे पास मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास है मिस्टर लूपी। ठीक है, तो मिस्टर लूपी जो है वो एक बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर लूफी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो है बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया 1 मई को, 1/5/2023 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इन्होंने पूरे साल बिजनेस किया, 31/3/2024 तक इन्होंने जो है अराउंड कितना पैसा छापा, मान लेते हैं इन्होंने 15 लाख रुपए जो है अर्न किए बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट। अभी तो मिस्टर लूफी बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने 1/5 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनका 1/5/2023 से 31/3/2024 तक इन्होंने जो है 15 लाख की प्रॉफिट कमाई। अब इस प्रॉफिट का जो वो टैक्स देंगे वो कब देंगे, वो देंगे 24-25 में, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, इस पीरियड में जो है मिस्टर लूफी जो है इस इनकम का टैक्स देंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमारा 23-24 जो है ये हो गया क्या, प्रीवियस ईयर, एंड 24-25 जो है वो हो गया असेसमेंट ईयर। समझ में आया? तो अभी आप ध्यान से देखो, असेसमेंट ईयर जो है ये वाला, ध्यान से एक चीज देखना, हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो देखो 1/4 से स्टार्ट हुआ, 31/3 को खत्म हुआ, यानी कि कितना दिन हो रहा है, 12 मंथ्स। बट प्रीवियस ईयर देखो कब स्टार्ट हुआ, तो सर प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ होगा, आप तो सर 1 मई कर दिए, तो सर वो 1 मई से आप डेट लिखे, इसका मतलब क्या होता है, 1/4 से तो साल स्टार्ट होता है। तो सवाल आंसर इज previous year is not is equals to financial year. Previous year starts when the source of income starts, यानी कि previous year starts when the source of income starts. तो previous year starts when source of income starts. तो हमारे इस एग्जाम्पल में सोर्स ऑफ इनकम कब स्टार्ट है, यानी कि पैसा आना कब स्टार्ट हुआ है, पैसा आना जो है स्टार्ट हुआ है 1/5/2023 को। क्यों? क्योंकि मिस्टर लूफी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1/5/2023 को। तो यहां से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ है, खत्म कहां पे है, 31/3 पे। तो ये कितने महीने हुए, ये हुए बस 11 महीने। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ से लेस भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। मान लो कि एक और जो है हमारे पास, मान लेते हैं हिनाटा। तो हमारे पास है मिस हिनाटा। अब मिस हिनाटा जो है, मान लेते हैं कि इन्होंने जो है कोई भी अर्निंग नहीं की, कोई भी अर्निंग इन्होंने नहीं की। तो हमारा फिनेंशियल ईयर मान लेते हैं 23-24, यानी कि 1/4/2023 को स्टार्ट हो रहा है, एंड ये खत्म हो रहा है हमारा 31/3/2024 को। तो पूरे ईयर इन्होंने कोई अर्निंग नहीं किया, कब तक, अपना फरवरी तक कोई भी अर्निंग नहीं किया। बट 15 मार्च को, 15 मार्च को जो है मिस हिनाटा गई थी केबीसी में, और केबीसी में मिस हिनाटा ने 1 करोड़ का इनाम जीता, 1 करोड़ का प्राइज मनी जीता। 1 करोड़ का प्राइज मनी जीता, समझ रहे हो, 1 करोड़। यानी कि जब मिस हिनाटा गई केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, तो अमिताभ जी ने इनको बोला कि आप जीत गए हैं 1 करोड़, 1 करोड़ की धनराशि। अब मेरे को बताओ कि सर ये 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो सर टैक्स तो लगना चाहिए, 1 करोड़ जीता तो है, तो सर फिर टैक्स कब देना होगा? इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मेरे को बताओ कि ये जो पैसा आया 1 करोड़ का, ये किस फिनेंशियल ईयर में, 23-24 में। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे इस एग्जांपल में प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ, सोचो।
तो मैंने आपको क्या बोला कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स, मैंने आपको एक ही रूल बताया कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स व्हेन सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट्स। तो हमारे इस एग्जांपल में मिस हिनाटा ने पूरे साल कोई अर्निंग नहीं किया था, बट अचानक से 15 मार्च को लॉटरी लग गया। तो हमारे इस केस में प्रीवियस ईयर हैज स्टार्टेड फ्रॉम 15 मार्च एंड एंडेड ऑन 31/3/2024। तो सर प्रीवियस ईयर स्टार्ट कभी भी हो सकता है, 1 अप्रैल से के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, बट इट शैल ऑलवेज एंड ऑन 31/3/2000, कोई भी साल 31/3 को खत्म होगा। तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ 15 मार्च 2024 को एंड एंड हुआ है अपना 31 मार्च 2024 को। आई होप वी आर क्लियर। तो इसका टैक्स कब देंगे? असेसमेंट ईयर में देंगे, यानी कि 1/4/24 से 31/3/25, ये जो असेसमेंट ईयर है इसमें टैक्स देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया, एंड असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया, असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया। तो सर आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग वापस डेफिनेशन यानी कि अपना कंडीशंस पे कि आप कैसे रेसिडेंट बनोगे। तो देखो अब बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। इसमें क्या बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो तो आप रेसिडेंट बन सकते हो। तो आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग? 182 डेज और मोर। कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यानी कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर के दौरान अगर 182 डेज और मोर रुके हैं तो आप रेसिडेंट हैं। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो यू आर रेसिडेंट। चलो ठीक है, अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं किए तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? बोलता है कि आप इंडिया में रह रहे कब? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड यानी कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं। पर देखो यहाँ पे एक एंड दिया हुआ है, यानी कि बस 60 दिन रहने से नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर भी रहना पड़ेगा। मतलब मान लो एग्जांपल देता है, मान लेते हैं हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। तो प्रीवियस ईयर में ये कोई एक बंदा था जो 60 दिन तो रह गया, 60 डेज जो है वो प्रीवियस ईयर में रह गया। अब इसका प्रीसीडिंग यानी कि इसके जस्ट पहले का 4 साल, तो इसके पहले का 4 साल क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है 22-23, फिर आता है 21-22, फिर आता है 20-21, उसके बाद आता है 19-20। तो आप प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 दिन या उससे ज्यादा तो रहो है, मतलब आप हो, एंड उसके साथ ही साथ यानी कि यहां पे समाप्त नहीं हुआ कहानी, इसके साथ साथ आपको इस 4 साल में आपको 365 डेज या उससे ज्यादा रहना है। समझा पा रहे हैं? यानी कि आप प्रीवियस ईयर यानी कि 23, इसका टैक्स ये कब देगा? ये बंदा जो है इस प्रीवियस ईयर का टैक्स देगा असेसमेंट ईयर 24-25 में, ठीक है, ये असेसमेंट ईयर हुआ। तो इस प्रीवियस ईयर का टैक्स को देगा असेसमेंट ईयर में। टैक्स कब देगा? जब वो रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट बनने के लिए उसको या तो कंडीशन 1A सेटिस्फाई करना होगा या 1C सेटिस्फाई करना होगा। हम लोग मान लेते हैं 1C के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो 1C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 1C के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो उसको प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 दिन या उससे ज्यादा रहना है। तो ठीक है, मान लेते हैं ये बंदा 23-24 में 60 दिन या उससे ज्यादा रुका था, बट यहाँ पे कहानी समाप्त नहीं हुआ। बोलता है कि 60 दिन आप थे, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये भी देखो कि आप पिछले 4 साल यानी कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के और पिछले 4 साल में 365 दिन हो या नहीं हो। तो सर क्या 365 दिन कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा? नहीं, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, दैट डजंट मैटर, बट आना जाना सारा कुछ कैलकुलेशन में लेके
अगर आप 365 दिन या उससे ज्यादा रुके हुए हो एंड प्लस 60 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में भी रुके हुए हो, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि आप सेक्शन 1 सबसेक्शन सी सॉरी सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सेटिस्फाई करके रेसिडेंट बन रहे हो। देखो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एंड फिर समझने का कोशिश करते हैं। अभी क्या है ना, टैक्सेशन में जब तक एक सम नहीं बनाते ना, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं लेते, समझ नहीं आता। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल ऑन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है ये जनरली लंदन का बंदा है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है पहली बार इंडिया आया, ये लंदन का बंदा है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया आया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया कितने तारीख को आया, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया 1 मई 2023 को आया, मान लेते हैं 1 मई 2023 को आया। और उसके बाद जो है ये पूरे साल यानी कि 31 मार्च 2024 तक ये इंडिया में ही था। यानी कि 1 मई से 31 मार्च 2024 तक ये इंडिया में ही था। ठीक है, अभी देखो इसका जो है ना, ये फर्स्ट टाइम आया इंडिया में, यानी कि इससे पहले ये लंदन में रहता। तो अभी आपको पता करना, ये डेटा आपको दिया हुआ है, अभी आपको बोलना है कि ये रेसिडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास, हम लोग को पता है कि सर रेसिडेंट बनने के लिए आपको दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। दो कंडीशन क्या है, या तो 61A का कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा या तो 61C का कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 61A वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारा इस केस में प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। तो हम लोग देखेंगे कि मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने दिन इंडिया में था। तो देखते हैं, तो ये अगर 1 मई को इंडिया में आया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये अपना 31 दिन 31 डेज मई में था। ठीक है, उसके बाद जून था, जुलाई भी था, अगस्त भी था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो देखो 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28 एंड ये फाइनली अपना 31। तो आपको क्या करना है, ये सारे नंबर ऑफ डेज का टोटल करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो भी आएगा दैट शैल बी, हम मेरे को पता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, दैट शैल बी ग्रेटर देन 182 डेज। ये प्रीटी ऑब्वियस मेरे को दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो जब आप ये पूरे डेज को जोड़ोगे, यानी कि 31 + 30 + 31 + 31 ऐसे करके आप पूरा को ऐड करोगे, तो देखना ये 182 डेज से ये ज्यादा होगा। तो इसके बेस पे आप बोल सकते हैं कि इन प्रेजेंट केस इसका आंसर देता हूं आपको। इन प्रेजेंट केस मिस्टर एक्स हैज सैटिस्फाइड कंडीशन as per section 6 subsection 1 clause A of Income Tax Act 1961 and therefore is a resident in India। यानी कि हमारे इस वाले एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया में है। अब देखो इवन दो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है, अब इवन दो मिस्टर एक्स लंदन से इंडिया में पहली बार आया, बट सिंस वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में टिक गया, तो वो क्या हुआ, इंडिया का रेसिडेंट बन गया।
अब रेसिडेंट बनने का पता है नुकसान क्या है? अगर वो रेसिडेंट बन जाता है ना तो इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? अभी जब पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देगा कि रेसिडेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या आगे का, तो आपको समझाएगा कि इंडिया में टैक्सेबिलिटी कैसे होता है इनकम का। जो आप इनकम बाहर अर्न कर रहे हो तो उस पर इंडिया पे टैक्स देना है नहीं देना है, ये सारा कुछ आएगा। पर एक बार के लिए आप समझ जाओ, जो रेसिडेंट होता है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। दिस इज नॉट कंप्लीट बट दिस इज पार्शली करेक्ट, ठीक है। तो इंडिया का रेसिडेंट बन गया मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स का गला पकड़ेंगे और गला पकड़ के बोलेंगे दादा टैक्स दे इंडिया में, इनकम कहीं भी कमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको 6.C समझाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज C, ठीक है। ये आपको समझाते हैं। तो मान लो हमारे पास है मिस्टर जोरो, ठीक है। मिस्टर जोरो जो है कभी इंडिया गया, कभी इंडिया छोड़ा ही नहीं, हैज नेवर लेफ्ट इंडिया, has never left India. You are has never left India, ठीक है। But during but on फर्स्ट मान लेते हैं जुलाई 2023 he decides to go to let's say Bangkok या फिर let's say Thailand with friends। अब थाईलैंड नाम सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स के तो मन में क्या क्या ख्याल आ रहे, ठीक है। तो ख्यालों पे काबू रखो, एग्जाम्पल से रिलेट करो, समझो चीजों को, ठीक है। भावुक मत हो जाना। तो बट ऑन 1 जुलाई 2023 जो मिस्टर जोरो है वो डिसाइड करता है थाईलैंड जाने का अपने फ्रेंड्स से। अब वो एक बार थाईलैंड गया तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो जुलाई भी थाईलैंड में था, अगस्त भी था, सितंबर भी था, अक्टूबर भी था, नवंबर भी था, दिसंबर भी था, जैन भी था। ही रिटर्न्ड from Thailand on 1 मार्च 2024। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जोरो। डेटा समझ में आया? तो एक हमारे पास मिस्टर जोरो है, वो आज तक कभी इंडिया छोड़ के नहीं गया, हम आपके जैसे, ठीक है। कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, मैं भी नहीं गया हूँ, आप भी नहीं गए। बट 1 जुलाई 2023 को वो अपने जीवन से बहुत दुखी हो जाता है, डिसाइड करता है कहाँ जाने का, थाईलैंड जाने का। किसके साथ? दोस्तों के साथ। अब थाईलैंड का ट्रिप तो दोस्तों के साथ जाने ज्यादा बेटर रहेगा, बट स्टेइंग ऑन ट्रैक। वो जो है डिसाइड करता है थाईलैंड जाने का 1 जुलाई 2023 को। वो जो थाईलैंड जाने के बाद थाईलैंड से रिटर्न आता है 1 मार्च 2024। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ड्यूरिंग 23-24 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 वो जो है रेसिडेंट था इंडिया का या रेसिडेंट नहीं था। तो चलो देखते हैं। अब देखो हमारा रेसिडेंट बनने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ईदर ऑफ टू कंडीशन सेटिस्फाई करना, ईदर ऑफ टू कंडीशंस। कंडीशन 1 क्या है? 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये बोलता है 182 दिन यानी कि 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में देखो कि जोरो प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडिया में कितने दिन था। तो देखो प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। रुक जाओ, हम इंक का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है।
तो देखो क्या मिस्टर जोरो अप्रैल में थे हमारे साथ, देखो 1 जुलाई को गया थाईलैंड, तो अप्रैल में तो था ही, हाँ था। मई में था, हाँ था। जुलाई में था क्या, नहीं जुलाई में था, एक दिन था सर, 1 जुलाई को डिसाइड किया है ना, 1 जुलाई को गया, 1 जुलाई तो था इंडिया में। अच्छा तो सर आप जून में क्यों लिख दिए, अरे जून में भी तो था, ठीक है जून में था, जुलाई में एक दिन था, अगस्त में नहीं था, सितंबर में नहीं था, अक्टूबर में नहीं था, नवंबर में नहीं था, दिसंबर में नहीं था, जैन में नहीं था, कब आया, 1 मार्च को आया। फरवरी में भी नहीं था, मार्च में था, ठीक है। तो अप्रैल कितना दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई में एक दिन, 0 0 0 0 0 0, फरवरी 0, मार्च में कितने दिन था, 1 मार्च को आ गया, तो मार्च पूरा था, जनवरी मार्च, तो 31 दिन। तो टोटल करते हैं कितना दिन हो रहा है, ठीक है। तो देखो 30 + 31 61, 91 92 93 93 123 days, 123 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2023-2024। तो मिस्टर जोरो बस 123 दिन ही थे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। मेरे को बताओ क्या सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। क्या मिस्टर जोरो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ या ना। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A क्या बोला, इसमें बोला ये हुआ है कि आप 182 डेज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, कब, प्रीवियस ईयर में। तो 182 डेज से तो बहुत कम है, ये बंदा बस 123 दिन ही रहा है, तो एज पर सेक्शन 6(1)A तो ये रेसिडेंट है नहीं। तो क्या बोला, आइदर ऑफ टू कंडीशन, तो 1A तो ये बंदा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 1A नॉट सेटिस्फाइड। चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, इसमें क्या बोला, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो देखो ये बंदा तो 123 डेज था ना इंडिया में, तो 123 डेज इज ग्रेटर देन 60 डेज, ठीक है। तो 6(1)C का पहला रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर दिया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, 60 डेज वाला, तो ये तो फुलफिल हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 को छोड़ के अपना उसके पहले का 4 साल देखो, यानी कि 22-23 देखो, 23-24 देखो, 23-24 सॉरी 22-23, 21-22, 20-21 एंड अपना 19-20। ये 4 साल आपको देखना है कि ये बंदा 365 मतलब 4 साल मिला के ये 365 दिन कर रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक चीज आपको बोला कि जोरो हैज नेवर लेफ्ट इंडिया, हैज नेवर लेफ्ट इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली बार 2023 में इंडिया छोड़ के गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा जो है 22-23 में पूरा टाइम था इंडिया में 365 डेज, इसके टाइम भी 365 डेज था, 365 डेज था, पूरे साल इंडिया में कहीं जा ही नहीं रहे, 365 डेज था। समझ में आया। ये बंदा कभी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं, ये बंदा कभी भी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं। ये बंदा इंडिया छोड़ के गया ही नहीं। ये पहली बार इंडिया छोड़ के कब गया, अपना 23-24 के जुलाई में। तो यानी कि 23-24 छोड़ के पिछला कोई भी साल हो ये पूरे टाइम इंडिया में था। 23-24 के पहले कौन सा साल है, 22-23, उसके पहले कौन सा साल है, 21-22, उसके पहले 20-21, फिर 19-20। तो ये चारों साल तो पूरे टाइम तक इंडिया में ही था। तो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल किया, आंसर इज यस, क्योंकि 365 डेज चारों साल मिला के होना चाहिए। और हमारा तो ऑब्वियसली 365 इंटू अगर आप 4 करते हो तो ये 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितने टाइम था, कितने दिन था, 365 इंटू 4। ये बंदा 1460 डेज के लिए था, विच इज ग्रेटर देन 365 डेज। सो देयरफॉर हमारा मिस्टर जोरो जो है ये बन गया रेसिडेंट।
हमारा मिस्टर जोरो जो है ये बन गया रेसिडेंट, जोरो ही नाम है ना, हाँ, तो हमारा मिस्टर जोरो जो है ये बन गया रेसिडेंट। तो लिखेंगे कैसे कि मिस्टर जोरो इज रेसिडेंट इन इंडिया as he satisfies the condition laid down in section 6 subsection 1 clause C। तो सर ये तो आसान था, बस आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है, बस ये दो कंडीशन ध्यान में रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि रेसिडेंट है या नहीं। दो कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन 6(1)(a) क्या बोलता है कि 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बस एक ही है, एक ही साल का लफड़ा इसमें, बस प्रीवियस ईयर देखता है, उससे पहले का इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो 6(1)(a) आप सेटिस्फाई कर दो, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रुक जाओ, चलो ठीक है। अगर आप 6(1)(a) सेटिस्फाई करके रेसिडेंट नहीं बन रहे हो तो आपको देखना है कि 6(1)(c) सेटिस्फाई करके आप रेसिडेंट बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। तो 6(1)(c) में क्या बोला कि आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे ज्यादा रुक जाओ, या फिर एंड उसके साथ साथ एंड बोला है प्लस, यानी कि 60 दिन रुको, साथ ही साथ दूसरा, पहला ये है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट 1। 6(1)(c) का दो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट 1, ये रिक्वायरमेंट 2। तो आप 60 दिन और मोर रुको प्रीवियस ईयर के टाइम पे, ये रिक्वायरमेंट 2 है। तो आप 60 दिन और मोर रुको, 60 दिन और मोर रुको कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ 365 दिन और मोर कब, 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। दोनों में से कोई भी अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाओगे रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6। बस ये टेक्निकल लैंग्वेज आपको समझना है, ये समझ गए तो हमारे पास एग्जाम्पल्स है। सो आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। तो जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था चैप्टर के स्टार्ट में कि हमारे केस में मिस्टर आयुष रेसिडेंट है या नहीं है, तो इसका जवाब आप आई गेस दे पाओगे। तो मिस्टर आयुष जो है 10 साल से दुबई में, ठीक है, तो इंडियन सिटीजन तो है, पर क्या ये रेसिडेंट है? रेसिडेंट बनने के लिए आयुष को दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, या तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1(a), सॉरी ए, या तो 6 सबसेक्शन 1(c). अब सोचो ये लास्ट 10 साल से दुबई में है, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज तो था ही नहीं, तो ये हुआ नहीं। एंड इसमें नंबर 1 क्या बोलता है कि 60 दिन और मोर प्लस 365 दिन। तो दादा ये तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 4 साल तक ही बोला है, तो 10 साल तक है ही नहीं इंडिया में। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमारे केस में मिस्टर आयुष जो है क्या है, नॉन रेसिडेंट है। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है समझ आया होगा, पर हमारा यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ चैप्टर। ये मैंने जस्ट आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास दिया, दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। 1-2 क्लास मेरे को और लगेगा ये चैप्टर को अच्छे से खत्म करने में। हाँ, सम्स जो है ये बहुत आसान से सम्स थे, थोड़े और कॉम्प्लिकेट करूंगा मैं सम्स को, थोड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा जो इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट क्रक्स यही है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है मैं आपको एज अ डेमो वीडियो देने वाला हूँ टैक्सेशन के लिए, ठीक है, एज अ डेमो वीडियो। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो हम लोग एक और डेमो वीडियो अपलोड करेंगे जो कि सेम चैप्टर पे होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस पे, और ये इसका जो है आपका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा आपको। यूट्यूब लिंक के साथ साथ हम लोग गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच कर देंगे। अगर गूगल फॉर्म का लिंक आपको फिल करना है फॉर सेमेस्टर 3 का क्रैश कोर्स, एंड आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर जो है क्लासेस कंटिन्यू करना है बीकॉम सेमेस्टर 3 क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है हमारे साथ बने होंगे।
एंड आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो रहा है आपका, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना एंड आपका डाउट जो है मैं एसएप रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।